बदलते भारत की शान। वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के गांव धल्लू धनौरा में। किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी सर, हम किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हुए हैं और बासमती चावल और गुड़ और चुकलाई की खेती करना भी शुरू करने वाले हैं। हम जो केमिकल फ्री उत्पाद बेच रहे हैं, जो जमीन से उत्पादन पैदा होता है उसको केमिकल फ्री बना रहे हैं, इनके पेस्टिसाइड और केमिकल नहीं लगा रहे इसमें। अभी मुझे पता लगा कि किसान उत्पादक संगठन के नाम बहुत सुना था, पर आज डिस्कशन में लगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज है और इससे जुड़ना चाहिए। कार्यक्रम चौपाल चर्चा किसान उत्पादक संगठन 23 मई मंगलवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ की भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष पर कहा, भारत ने दिया है मोटे अनाज को श्रेय अन्न का दर्जा, जो स्थायी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में करेगा मदद। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भारत के सामने रखे हैं महत्वाकांक्षी लक्ष्य। G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक मुंबई में जारी। नीली अर्थव्यवस्था के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना है बैठक का उद्देश्य। महाराष्ट्र में 5 अलग अलग समुद्र तटों पर चलाया गया सफाई अभियान। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के पशुओं में लंपी रोग के बढ़ते मामलों पर कार्रवाई का दिया निर्देश। दार्जिलिंग में लगभग 400 और कलिम्पोंग में 2000 मवेशी संक्रमित। दार्जिलिंग में 200 और कलिम्पोंग में 1200 मवेशी हो चुके हैं स्वस्थ। रोग के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में मवेशियों के रिंग टीकाकरण सहित संक्रमित मवेशियों का चल रहा है उपचार। हरियाणा सरकार ने बिजली नियामक आयोग की सिफारिशों को किया खारिज। किसानों पर बिजली चोरी में जुर्माना राशि बढ़ाने के फैसले को किया रद्द। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली चोरी में 60 गुना तक बढ़ी हुई जुर्माना वापस लेने का किया ऐलान। साल के अंत तक प्रदेश के सभी गांवों में मिलेगी 24 घंटे बिजली। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की। 2014 में गठित इस मंच में भारत और प्रशांत द्वीप के 14 देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र ही हमारी प्रेरणा है। भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है।
पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं, जिस पर तेजी से कार्य जारी है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मूवमेंट से जुड़े। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सीडीआरआई जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं समझता हूं कि सोलर अलायंस के साथ आप में से ज्यादातर देश जुड़े हैं। मेरा विश्वास है सीडीआरआई के प्रोग्राम्स को भी आप यूजफुल पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर कहा कि भारत ने मोटे अनाज को श्रेय अन्न का दर्जा दिया है। मिलेट्स स्थायी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। वर्ष 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत ने इस सुपर फूड को श्रेय अन्न का दर्जा दिया है। मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है। आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। मानवीय सहायता हो या फिर आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। G20 समूह देशों के तहत मुंबई में तीसरी पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक के साथ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के स्टॉल्स भी शामिल हैं। इन स्टॉल्स में मंत्रालय द्वारा पर्यावरण रक्षण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी अपने स्टॉल्स में मंत्रालय ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने, आजीविका के अवसरों का विस्तार करने, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की पर किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया है। इस स्टॉल्स में मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल सड़क निर्माण सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए विभिन्न उन्नत तकनीकों की जानकारी दी है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि गांवों में हो रहे रास्तों के विकास के लिए तकनीक के साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा रहा है। भारत में इस वक्त बड़े तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी जा रही है। कई सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इनके साथ साथ अगर देखा जाए तो रास्तों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर विकास चाहिए तो रास्ते ठीक होने चाहिए। और इसी कड़ी में हालांकि अब देखा जाए भारत में तो दूर दराज इलाकों को भी जोड़ने का प्रयास इस वक्त जो है मिनिस्ट्री द्वारा चल रहा है। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो इस वक्त हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर है श्रीवास्तव सर। सबसे पहली बात तो रोड्स की होते हैं, कनेक्टिविटी की होते हैं कि हम लोग अगर अपने आप को एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पोजीशन करना चाहते हैं तो ऐसे में रोड्स काफ़ी महत्वपूर्ण रोड है। किस प्रकार से इस वक्त नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो रोड्स का एक वेब है उसको बुना जा रहा है? इसमें प्रधानमंत्री भी हम लोग इस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, उसमें हमारे माननीय आदरणीय श्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में हमने PMGSY 3 में एक नया इनिशिएटिव लिया कि हम इसमें कार्बन एमिशन को कम करने के लिए और न्यू रोड टेक्नोलॉजीज़ का हम इसके अंदर नया PMGSY 3 में हम लोगों ने डाला और इसमें कई तरह से हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने शोकेस भी किया है। अगर आप देखें
कि सेल्फ फील्ड क्वायर और सबसे इम्पोर्टेंट है FDR टेक्नोलॉजी। ग्रीन हाईवेज जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाई रही है, लेकिन गांव-गांव तक पहुंचने के लिए क्या वहां पर भी इस प्रकार से ग्रीन रास्ते आप बना रहे हो और उसमें किस प्रकार से टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो जो कि गांव भी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली रास्तों पे चल सके? जो ये हमारी टेक्नोलॉजी है, जैसे सेल्फ फील्ड हो गया, कॉयर टेक्नोलॉजी हो गया या FDR टेक्नोलॉजी, जिनकी हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी रूरल मतलब अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है। ये जो यहाँ पे शोकेस की गई है वो सारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है और इनको इन नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके जो एनवायरनमेंट सेविंग है उसमें जो हाईवेज में यूज हो रही है वो तो हो ही रही है, बट हम लोग ग्रामीण रास्तों में भी इसको यूज कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि जो तीसरी मीटिंग हालांकि मुंबई में हो रही है एनवायरमेंट सस्टेनेबल क्लाइमेट की, इसमें यहाँ पर अगर देखा जाए G20 के कई सारे देश जो मेंबर कंट्रीज यहाँ पर आ चुके हैं और इस प्रकार से जिस प्रकार से भारत में विकास तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें एनवायरमेंट का भी ख्याल रखा जा रहा है, फिर चाहे वो एनवायरमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें उस पर भी ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, जो भारत को एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर अगर देखा जाए तो किस प्रकार से कार्बन न्यूट्रल करता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवशेलार, DD न्यूज़, मुंबई। और मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों के पशुपालकों की चिंताओं को दूर करने के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। पशुओं की ये विनाशकारी बीमारी भैंस और अन्य पशुओं को अपना शिकार बनाती है। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों में लंपी रोग के बढ़ते मामलों को लेकर दार्जिलिंग लोकसभा सांसद के पत्र में अपनी चिंताओं से अवगत कराने के बाद त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने तेजी से कार्रवाई करते हुए राज्य और जिले के पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। क्षेत्र से सत्यापन के अनुसार दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में LSD के कारण मवेशियों की मौत नहीं हुई है। दार्जिलिंग में लगभग 400 और कालिम्पोंग में 2000 गैर टीकाकृत मवेशी संक्रमित थे, जिनमें से क्रमशः 200 और 1200 पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। रोग के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में मवेशियों के रिंग टीकाकरण सहित अन्य संक्रमित मवेशियों का उपचार चल रहा है। दोनों जिलों में भेड़ बकरियों में LSD की कोई रिपोर्ट नहीं है और संक्रमण मुख्य रूप से गैर टीकाकृत मवेशियों में पाया गया है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। और गुजरात दौरे के दूसरे दिन रविवार को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में अमूल फेड डेयरी के लिए एक आधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। अपने उत्पाद अमूल ब्रांड के नाम से बेचने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की इकाई अमूल फेड डेयरी में इस आधुनिक सुविधा की मदद से इस बात की जांच की जाएगी कि जिन खाद्य पदार्थों पर जैविक होने का ठप्पा लगा है उनको उत्पादन कृत्रिम उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य रसायनों का इस्तेमाल किए बिना किया गया है या नहीं। जैविक परीक्षण के लिए ये सहकारी कंपनी की पहली समर्पित प्रयोगशाला होगी और इससे जैविक उत्पादकों की सहयोग दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने बिजली नियामक आयोग की सिफारिशों को खारिज करते हुए किसानों पर बिजली चोरी में जुर्माना राशि बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को बिजली चोरी में 60 गुना तक बढ़ी हुई जुर्माना राशि को वापस लेने का ऐलान किया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान में के ऊपर एक बहुत बड़े जुर्माने का एक सर्कुलर निकाल दिया कि किसी किसान का अगर कोई फॉल्ट मिलेगा, मानो कोई इलीगल कनेक्शन की बात है, कुछ और है, तो उनका जो जुर्माना वैसे तो पहले से तय है 2000 से लेके और 20,000 तक ऐसा जुर्माने उसमें लगते हैं। अलग अलग प्रकार के उसमें फॉल्ट रहते हैं, लेकिन इन्होंने उस 2000 से 20,000 के जुर्माने हैं वो 6 लाख तक भी उसकी लिमिट बना दी। अब वो 6 लाख कोई सुन करके वैसी हालत खराब हो जाएगी। तो हमें भी जब पता लगा इस सर्कुलर का तो मैंने तुरंत नाराज भी हुआ मैं, और मैंने कहा इसको हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। HERC का अपना एक प्रकार हो सकता है काम करने का, लेकिन HERC के ऑर्डर को भी सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, और विशेष तौर पर किसानों के लिए, क्योंकि किसानों की पावर की सब्सिडी ये सारी सरकार देती है। एक प्रकार से देखा जाए तो अगर वो कोई कनेक्शन मान लो इलीगल लग भी गया, मीटर नहीं भी लगा,
तो उसका पैसा तो सरकार दे चुकी है। उसमें से अगर कोई लॉस होता है तो इतना ही होता है कि कोई एक 10 पैसे का पर यूनिट का जो बिल आना होता है वही नहीं आता है। तो 10 पैसे यानी पावर यूटिलिटीज के लिए या ये HERC का इतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये कंसर्न तो तब होगा कि जब पावर डिपार्टमेंट को पैसा उसका न मिलता हो। और मरु प्रदेश राजस्थान में वैसे तो सूखे की समस्या आम है, लेकिन इन दिनों जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच प्रदेश के जोधपुर शहर में भूगर्भ जल बढ़ने की खबरें सुर्खियों में हैं। क्या है भूगर्भ जल स्तर के बढ़ने का कारण और कैसे खेती व अन्य कार्यों में इस जल का उपयोग किया जा सकता है? इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर शिव सिंह राठौर से। बदलती मौसमी परिस्थितियों और जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों के बीच राजस्थान के जोधपुर शहर में पहाड़ी और पठारी इलाका होने के साथ साथ वहां भूगर्भ जल स्तर ऊपर उठ रहा है। उसका क्या असर भविष्य में पड़ेगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर शिव सिंह राठौर। राजस्थान में वैसे तो पानी की किल्लत रहती है, लेकिन बीते कई दिनों से हम देखने में आ रहा है कि भूगर्भ जल ऊपर उठ रहा है और जो शहर में आवासीय इलाकों में, रिहायशी इलाकों में पानी ऊपर आ रहा है। ये क्या है? भूजल स्तर क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे जो मुख्य 2 कारण हैं, जिसमें पहला कारण ये है कि रिचार्ज ज़्यादा हो रहा है और डिस्चार्ज कम हो गया। अब इसमें से जो पहले जोधपुर में नहर नहीं थी, राजस्थान नहर का पानी नहीं आता था, तब वहीं से ट्यूबवेल के माध्यम से, हैंडपम्प के माध्यम से जल का दोहन होता था। परंतु अब जब से राजस्थान नहर आई है तब से हैंडपम्प और ट्यूबवेल से दोहन बंद हो गया है। तो उस वजह से जो बारिश का पानी केवल रिचार्ज हो रहा है जबकि डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण, अगर वहाँ की हम जियोलॉजी देखें तो नीचे एलुवियम की जो नीचे जो चट्टान है वो शेल है। शेल एक चट्टान जो है जिसे हम इम्परवियस लेयर कहते हैं, अर्थात एक पॉलीथीन की थैली की तरह है कि वो पानी को नीचे जाने के लिए परमिट नहीं करती। तो रिचार्ज बढ़ा है और डिस्चार्ज घट गया है, जिस कारण से वाटर लेवल लगातार ऊपर आने लग गया है। इस वाटर लेवल को ऊपर आने से जो एलुवियम है और जो नींव का पत्थर हम जो काम में लेते हैं, घाटू का पत्थर, वो घाटू का पत्थर फेरुजीनियस सैंडस्टोन है, जिस वजह से उसमें इरोजन होता है, वेदरिंग होता है, वो वहाँ के मकानों की नींव को नुकसान पहुँचा रहा है। पहला जो सबसे बड़ा गंभीर समस्या हमारी जोधपुर की है वो ये है। दूसरा, यदि जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में कोई भूकंप आता है 100-200 किलोमीटर दूर पे भी तेज, तो नीचे दलदल होने की वजह से जोधपुर को नुकसान हो सकता है। जो भूगर्भ जल स्तर ऊपर आ रहा है, इसके भविष्य में नुकसान और संभावनाओं को देखते हुए इसके विकल्प के तौर पर भूगर्भ वैज्ञानिकों को क्या करना चाहिए? इसमें एक समाधान ये हो सकता है कि यहाँ से पानी निकालकर पाइपलाइन के माध्यम से जिन गांवों के अंदर जल की कमी है उन गांवों के अंदर इस जल को दिया जाए। दूसरा, पास में इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में पानी की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, तो इस पानी को ट्रीट करके इंडस्ट्रियल एरिया में दिया जा सकता है। तीसरा, हमारे पास बहुत बड़ा आर्मी एरिया है, तो उसमें भी पानी की आवश्यकता रहती है, यदि उनको आवश्यकता हो तो उनको भी ये सप्लाई किया जा सकता है। ये जो अंडरग्राउंड का पानी है, इसको आसपास के गाँव में खेती के रूप में अगर दिया जाता है तो शुद्ध जल की पानी की सब्जियां जोधपुर शहर को मिल सकती है। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर शिव सिंह राठौर, जिनका मानना है कि जोधपुर जैसे पहाड़ी इलाकों में भूगर्भ जल के ऊपर आने से एक और जहां आवासीय स्तर पर लोगों को और मकान को जानमाल का नुकसान हो सकता है, वहीं दूसरे इसका विकल्प के तौर पर इस पानी को ड्रेन आउट करके दूसरी जगह ट्रीट करके इसको खेती और अन्य कार्य में उपयोग करने से इसका सदुपयोग भी हो सकता है। मेरे से की कैमरामैन अनिल के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना आदिवासी बाहुल्य जिले कोरबा के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 243 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा प्राथमिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नयन कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है, जिसका सीधा फायदा यहां के लोगों को मिल रहा है। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये रिपोर्ट। आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिले कोरबा में ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। कोरबा जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 243 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा प्राथमिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है। इन सेंटरों में अब ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के 7 प्रकार के ब्लड टेस्ट करने के अलावा बीपी, शुगर और कैंसर की स्क्रीनिंग भी की जा रही है और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का समय पर उपचार किया जा रहा है। कोरबा के कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि आकांक्षी जिले कोरबा का अधिकांश हिस्सा वनांचल क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ऐसे में यहाँ रहने वाले परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। हेल्थ के इश्यूज एक चैलेंज के रूप में रहता है, तो इस समय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अपने यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वर्तमान में 243 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं जो कि फंक्शनल हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये चूँकि बिल्कुल ग्रास रूट और इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, इनसे बहुत बड़ी जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उनको इनका लाभ मिल रहा है। इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि विगत 2 वर्षों में लगभग 2.5 लाख लोगों को, इस मरीजों को इससे सीधे लाभ मिला है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर करतला विकासखंड के रामपुर और मधवानी में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जब इस योजना की हकीकत जानने का प्रयास किया गया तो यहाँ इलाज करा रहे ग्रामीणों ने बताया कि वनांचल क्षेत्र होने के कारण पहले किसी भी बीमारी या प्रसव के कारण करतला या फिर शहर जाना बड़ी समस्या थी। गाड़ी की सुविधा नहीं होने पर मरीज की जान खतरे में पड़ जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव के स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाने के बाद सारी सुविधाएं उन्हें गांव में ही मिल रही हैं। गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराने के साथ ही इन सेंटरों में संचालित लैब में खून और पेशाब की जांच कर गंभीर बीमारी का समय पर पता लगाने के साथ साथ बेहतर उपचार लाभ भी मिल रहा है। बहुत दिक्कत होता था, करतला जाना पड़ता था, कोरबा जाना पड़ता था। तो अभी बहुत सुविधा है, बीपी जांच, शुगर और गर्भवती महिला को भी यही जांच कराते हैं, खून, पेशाब, बहुत सारे जांच हो जाते हैं यहाँ। बहुत फायदा होते, हर मरीज के इलाज होते और गर्भवती मन के पूरा जांच होते, खून टेस्ट होते, बीपी शुगर के चेक होते, गोली मांदी मिलत है। बहुत अच्छी पहल है क्योंकि मधवानी गांव ऐसे भी बहुत इंटीरियर क्षेत्र कहलाता है और यहाँ जब से ये HWC खुला है तब से स्टाफ भी में बढ़ोतरी हुई है और बहुत सारी सुविधाएं भी बढ़ गई है, तो बहुत अच्छी पहल है शासन की। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों को लगातार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उन्नयन कर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मिल रहा है, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मिल रहा है। कोरबा से विजय कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। दक्षिणी गुजरात में इस समय गन्ने के खेतों से खरपतवार साफ करें। इसके साथ ही मौसम और मिट्टी में नमी को ध्यान में रखते हुए 15 से 17 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात में ही खरीफ धान की बुआई के लिए खेतों की जुताई शुरू करें। यहीं इस समय ग्रीष्मकालीन धान अगर दाने लगने की अवस्था में हो तो खेतों से पानी बाहर निकाल दें और यदि धान तैयार हो तो उनकी कटाई कर अच्छी तरह से धूप में सुखाएं। दक्षिणी गुजरात के किसान इस मौसम में तैयार दलहनी फसलों की कटाई कर लें और खेतों को खरीफ फसलों के लिए तैयार करें। दक्षिणी गुजरात में भिंडी में निराई करें। इसके साथ ही बाजरा, भिंडी, लोबिया, ग्वारफली, परवल, कुंदरू और जिमीकंद में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं इस समय तैयार आम की तुड़ाई कर लें। मध्य गुजरात के किसान भी इस समय केले के बागों में सिंचाई करें। इसके साथ ही केले के गुच्छों को तेज हवाओं से गिरने से बचाने के लिए बागों के चारों ओर शेवरी के पौधे लगाएं। यहीं भिंडी, बैंगन, मूंग, तिल, ग्वारफली और पपीते में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही ग्रीष्मकालीन धान में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। मध्य गुजरात में ही बाजरे में सिंचाई करें और फसल तैयार हो तो मौसम को में रखते हुए उनकी कटाई कर लें। उत्तरी गुजरात में ही सिंचित संकर कपास और बीटी कपास की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहीं मूंगफली के अलावा सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। साथ ही यहाँ पपीता, चीकू और अनार के अलावा नींबू वर्गीय फलों की तुड़ाई करें।
किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पापुआ न्यू गिनी में पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति सुरंगेल एस विप्स जूनियर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एप्कल पुरस्कार से सम्मानित किया। एप्कल एक लकड़ी से बना उपकरण है जो बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिजी के पीएम ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा। पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मान भारत फिजी के सदियों पुराने मजबूत संबंधों को दर्शाता है। भारतीय स्टेट बैंक ने स्पष्ट किया है कि एक समय में 20,000 रुपए की सीमा तक के 2,000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों के विनिमय की सुविधा बिना किसी पर्ची की मांग की दी जाएगी। श्रीनगर में G20 देशों के तीसरे पर्यटन कार्य समूह की बैठक शुरू होने से ठीक पहले युवाओं ने बाइक रैली निकाली। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रविवार को रायपुर स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में आकाशवाणी के साप्ताहिक गोंडी समाचार बुलेटिन का वर्चुअल शुभारंभ किया। राज्यपाल ने इस पहल के लिए प्रसार भारती को बधाई दी। पंजाब सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 64 IAS और PCS अफसरों का तबादला कर दिया है। इनमें 7 जिलों के डिप्टी कमिश्नर भी हैं। राजस्थान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। वेद प्रकाश यादव के पास से 2.31 करोड़ रुपए और सोने के बिस्किट बरामद किए गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव का रुख जारी है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है
मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।